सन्नाटा पसरा है। सिंधु नदी के किनारे सुबह की हल्की धूप फैल रही है। हवा में मिट्टी की खुशबू है और जमीन के नीचे दबी हुई है एक ऐसी सभ्यता की कहानी जिसने हजारों साल पहले दुनिया को चौंका दिया था। यह सिर्फ ईंटों का शहर नहीं था, यह एक रहस्य था, एक पहेली थी, इतिहास का वह अध्याय जिसे पढ़कर आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार हैरान रह जाते हैं। यह है सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी। करीब 2600 ईसा पूर्व, जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में नगर सभ्यता आकार ले रही थी, उसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में एक अद्भुत और अत्यंत विकसित सभ्यता अपने चरम पर थी। आज जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, वह वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के विशाल भूभाग में फैली हुई थी। हजारों साल तक यह सभ्यता मिट्टी के नीचे दबी रही, मानो समय ने उसे अपने भीतर छुपा लिया हो। साल 1921 में जब ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईंटें खोदी जा रही थीं, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वे ईंटें एक प्राचीन महानगर की दीवारों का हिस्सा थीं। दयाराम साहनी ने पंजाब के हड़प्पा क्षेत्र में खुदाई शुरू की और पकी हुई ईंटों की व्यवस्थित संरचनाएं सामने आने लगी। अगले ही वर्ष राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई की और जो दृश्य सामने आया उसने इतिहास की दिशा बदल दी। सीधी चौड़ी सड़कें, एक समान आकार की पकी ईंटें, योजनाबद्ध मकान और अद्भुत जल निकासी व्यवस्था, यह सब लगभग 4500 साल पुराना था। यह किसी साधारण बस्ती का अवशेष नहीं था, बल्कि एक संगठित और समृद्ध शहरी सभ्यता का प्रमाण था। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, जिसे आज ग्रेट बाथ कहा जाता है, इस सभ्यता की इंजीनियरिंग कुशलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। पक्की ईंटों से बना विशाल जलाशय, चारों ओर गलियारे और पानी के आवागम की सटीक व्यवस्था, यह केवल स्नान का स्थान नहीं, बल्कि संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र रहा होगा। इस संरचना को देखकर यह प्रश्न उठता है कि उस समय के लोग स्वच्छता और सामुदायिक जीवन को कितना महत्व देते थे। इन शहरों की योजना अत्यंत व्यवस्थित थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे पूरा शहर ग्रिड पैटर्न में बसा हुआ था। लगभग हर घर में निजी कुआं और स्नानघर था और हर गली के नीचे ढकी हुई नालियों की प्रणाली थी जो गंदे पानी को शहर से बाहर ले जाती थी। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी भी असंगठित बस्तियों में रह रहे थे, तब सिंधु घाटी के निवासी इतनी उन्नत नगर व्यवस्था अपना चुके थे। सबसे रहस्यमय पहलू है उनकी लिपि। हजारों मुहरें मिली है जिन पर छोटे छोटे प्रतीक और जानवरों की आकृतियां उकेरी गई है। लगभग 400 से अधिक चिन्हों की पहचान की गई है, लेकिन आज तक कोई भी विद्वान इस लिपि को पूरी तरह पर नहीं पाया। यह इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। यदि यह लिपि पढ़ ली जाए तो शायद हमें उनके शासन, समाज, धर्म और दैनिक जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके। लेकिन फिलहाल ये प्रतीक मौन है, मानो अपने भीतर किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए हो। धर्म और विश्वास के संकेत भी खुदाई में मिले हैं। एक प्रसिद्ध मुहर पर योग मुद्रा में बैठा एक व्यक्ति दिखाया गया है, जिसके चारों ओर जानवर है। कुछ विद्वान इसे भगवान शिव के प्रारंभिक रूप पशुपति के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे केवल प्रतीकात्मक चित्र मानते हैं। मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति कला की उच्चता को दर्शाती है। उसकी मुद्रा में आत्मविश्वास है, मानो वह हमें यह बता रही हो कि उस समय की समाज में कला और सौंदर्य का महत्वपूर्ण स्थान था। व्यापार इस सभ्यता की रीढ़ था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा नामक स्थान का उल्लेख मिलता है, जिसे कई इतिहासकार सिंधु घाटी से जोड़ते हैं। तांबा, सोना, कीमती पत्थर, मनके और कपड़ा, इन सबका व्यापार समुद्री और स्थल मार्गों से होता था। गुजरात के लोथल में मिला प्राचीन गोदी डॉकयार्ड इस बात का प्रमाण है कि वे समुद्री व्यापार में निपुण थे। यह सभ्यता केवल स्थानीय नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी हुई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ किसी भव्य महल या विशाल राजा की मूर्ति के प्रमाण नहीं मिले, नहीं बड़े पैमाने पर युद्ध के संकेत मिले हैं। यह संकेत देता है कि संभवतः यह समाज अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और संतुलित था। प्रशासन कैसा था, यह अभी भी रहस्य है। क्या यह किसी परिषद द्वारा संचालित होता था या कोई अदृश्य सत्ता थी जो व्यवस्था बनाए रखती थी? इन प्रश्नों के उत्तर अभी भी इतिहास की धुंध में छिपे हैं। फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व यह सभ्यता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। शहरों का महत्व घटने लगा, व्यापार कम हो गया और लोग छोटे गांवों की ओर पलायन करने लगे। इसके पतन के पीछे कई सिद्धांत हैं।
कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और सूखे ने कृषि को प्रभावित किया। कुछ का मानना है कि सिंधु और घग्गरा नदियों का मार्ग बदल गया, जिससे जल स्रोत समाप्त हो गए। आर्य आक्रमण का सिद्धांत भी कभी प्रचलित था, लेकिन आधुनिक शोध इसे पर्याप्त प्रमाण के अभाव में कमजोर मानते हैं। संभवतः यह पतन किसी एक कारण से नहीं, बल्कि कई कारकों के संयुक्त प्रभाव से हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता हमें यह सिखाती है कि संगठन, स्वच्छता और संतुलित जीवन किसी भी समाज की मजबूती की आधारशिला होते हैं। उन्होंने प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर शहर बसाए, लेकिन जब प्रकृति का संतुलन बदला तो सभ्यता भी बदल गई। यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि कोई भी सभ्यता स्थायी नहीं होती। समय और परिस्थितियां सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को भी बदल सकती है। आज जब हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहरों के बीच खड़े होते हैं, तो ईंटों की दीवारें मानो अतीत की गूंज सुनाती है। वे हमें बताते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ जीवन धड़कता था। बच्चों की हंसी, बाजारों की चहल पहल, कारीगरों की मेहनत और व्यापारियों की यात्राएं, यह सब अब केवल अवशेषों में सिमट गया है, लेकिन उनका प्रभाव आज भी हमारे इतिहास और संस्कृति में जीवित है। सिंधु घाटी सभ्यता एक अनसुलझी पहेली है, एक ऐसा चमत्कार जिसने प्राचीन विश्व में आधुनिकता की झलक दिखाई। इसकी लिपि अब भी मौन है, इसके रहस्य अब भी अधूरे हैं, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह हमें खोजते रहने, सवाल पूछते रहने और अतीत को समझने की प्रेरणा देती है। यदि हम इसकी कहानी को ध्यान से सुने, तो शायद हमें अपने वर्तमान और भविष्य के लिए भी कोई संदेश मिल जाए।